नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके परिवार विदा ब्रांड में और मैं हूं अभिषेक प्रताप सिंह। अपने इस एनसीईआरटी सीरीज में अब तक हम लोग 7 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं और क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का ये लास्ट चैप्टर है और ये है चैप्टर 8 भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आज आप लोग हमारे साथ इस चैप्टर को एकदम देसी अंदाज में खल्लास करने वाले हैं। जी हाँ, एकदम खल्लास करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंत में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसके पीडीएफ के जो नोट्स हैं वो भी बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। अनेक वर्षों में किसी विस्तृत क्षेत्र की, जी हाँ, अनेक वर्षों में किसी विस्तृत क्षेत्र की मापी गई औसत मौसमी दशा को, किसको? औसत मौसमी दशा को जलवायु कहते हैं। ठीक है, जलवायु, जलवायु, जल यानी कि पानी, वायु मतलब हवा। जैसे कि आप लोग एकदम देसी अंदाज में समझ सकते हैं कि जब आप लोग कक्षा 12 तक होते हैं या फिर 10th तक होते हैं तो जो आपकी जलवायु होती है यानी कि हवा पानी होता है वो बहुत ही नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे ही आप 12th में पहुंचते हैं या फिर 12th के बाद आप ये समझ लीजिए स्कूल्स खत्म होने के बाद आप कॉलेजेस में पहुंचे, कॉलेज के अंदर गए तो लोग कहते हैं कि भाई बंदे का हवा पानी बदल गया है, मतलब उसकी जलवायु बदल गई है। तो आप उसका अंदाज़ा यहाँ पर लगा सकते हैं कि जब हमारे दैनिक जीवन में लोग हमारे हवा पानी यानी जलवायु को परिवर्तित करने की बात करते हैं तो यह तो पूरे क्षेत्र से संबंधित है, तो इसको भी हम जानेंगे। तो मौसमी दशा को जलवायु कहते हैं। अब एक चीज़ आती है कि मौसमी दशा क्या है। अब यहाँ पर कुछ दूसरा मौसम मत बनाने लग जाइएगा आप लोग, ठीक है ना, ये दूसरे मौसम की बात हो रही है। मौसमी दशा को जलवायु कहते हैं। वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। किसमें? वायुमंडल में। हम इसको पहले ही पढ़ा चुके हैं। अगर इस चैप्टर को आपको एकदम अच्छे से समझना है तो आपको जो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल वाला चैप्टर है, अक्षांश देशांतर वाले चैप्टर हैं, इन सभी चीज़ों को आपको पढ़कर तब इसे अच्छे से पढ़ना चाहिए जिससे आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। अब वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को मौसम तो कहते हैं, लेकिन जो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होगा वो किन चीज़ों का होगा यह भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो वो होता है मौसमी संकेतों को उत्पन्न करने के लिए 3 प्रमुख कारक हैं। किनको? मौसमी संकेतों को। और वे कौन कौन से हैं? तापमान, वायुदाब और आर्द्रता। तापमान आप लोग समझ रहे होंगे, टेम्परेचर, ताप यानी ताप मतलब आप समझ लीजिए, अगर एकदम सामान्य भाषा में कहा जाए तो आप गर्माहट, गर्मी, तापमान को, ताप को मापने की, मतलब तापमान अपने आप में एक इकाई है जो ताप को मापने के लिए हम लोग कहते हैं। फिर आता है वायुदाब। वायुदाब मतलब हवा का दबाव कैसा है। सामान्यतः ये आप जानिए कि जो वायु का प्रवाह होता है वह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होता है। इसको हमने थोड़ा समझाया है, चक्रवात वाला जो हमारा रोचक बातों की सीरीज है वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं। और फिर आता है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी यानी कि नमी, जो नमी का मौसम होता है, नम, तो वो इन चीज़ों को, किसको? मौसमी दशाओं को और जलवायु को प्रभावित करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर मौसम को दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है और जलवायु का इतना हो रहा है तो क्या दोनों के जो एलिमेंट्स हैं यानी कि जो तत्व हैं क्या वो भिन्न भिन्न होते हैं? जी नहीं। जो तापमान, वायुदाब और आर्द्रता है ये जो मेन एलिमेंट्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मेन एलिमेंट्स कहा जाता है। ये मेन एलिमेंट्स हैं यानी कि ये प्रमुख तत्व हैं, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं, चाहे वो आप मौसम के कॉन्टेक्स्ट में बात करें और चाहे आप जलवायु के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, दोनों में इन्हीं यही इसके प्रमुख मुख्य तत्व होते हैं। आगे चलते हैं। जब एक समान वातावरणीय स्थितियां 2-3 महीने तक बनी रहती हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं। उसे ऋतु कहते हैं। जैसा कि जब मानसूनी वर्षा का क्षेत्र होता है यानी कि समय होता है या फिर जब शरद ऋतु का समय होता है तो उस समय क्या होता है कि एक तरफ से ठंडी पड़ रही है तो लगातार कुछ महीनों तक पड़ रही है, यानी कि जो जलवायुवीय दशा है वह एक ही प्रकार की बनी हुई है। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना कि आप लोग 10th तक हैं तो आप लोगों का जो हवा पानी है यानी कि आप लोगों की जो जलवायु है वो एक जैसी बनी है। 12th में आए तो थोड़ा मानसूनी वर्षा होने लगती है, उसमें मतलब थोड़ी गर्मी, थोड़ी ठंडी, थोड़ी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई, यानी कि वो मानसून में आ जाता है, मानसून बनने लगता है। और फिर जब आप 12th से पार होकर कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ पर जलवायु परिवर्तन बड़े स्तर पर होने लगता है। तो एकदम वही चीज़ यहाँ पर है। अगर छोटे स्वरूप में है तो मौसम यानी कि दिन प्रतिदिन, वही जब एक विस्तृत क्षेत्र में
कई वर्षों के लिए एक अवस्था बन जाती है मौसमी दशा, तो उसे जलवायु कहते हैं। और जब एक समान वातावरणीय स्थितियां यानी कि वही जलवायु यानी कि जो मौसमी स्थिति है मौसम की वही कई महीनों तक बनी रहती है तो वो ऋतु कहलाती है। अब दूसरी चीज हम जानते हैं कि सामान्यतः भारत में 4 प्रमुख ऋतुएं होती हैं। ये हम सब सामान्यतः जानते ही हैं, तो जान लेते हैं कि दिसंबर से फरवरी तक, कहाँ से? दिसंबर, जनवरी, फरवरी शीत ऋतु। शीत ऋतु यानी कि ठंडी का मौसम जो हम लोग कहते हैं, क्या? ठंडी का मौसम जो होता है वो हो गया। फिर आता है मार्च से मई, मार्च, अप्रैल, मई यानी कि ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का जो मौसम होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे भैया जून में भी तो गर्मी पकाती है, तो देखिए हमने आप पहले ही बात कर रखा है कि मौसमी संकेतों को उत्पन्न करने के लिए तापमान, वायुदाब, आर्द्रता ये सब होते हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम जानेंगे कि यह किन किन आधारों पर आधारित होता है। जैसे इसको क्षेत्रीय, स्थानिक तथा विस्तृत स्थानिक क्षेत्र भी प्रभावित करते हैं। यानी कि अगर हमारा ये पूरा विश्व है तो इसकी संपूर्ण जलवायु की औसत दशा दूसरी, और अगर इस संपूर्ण विश्व में कोई एक देश है तो उस देश की मौसमी दशा की स्थिति अलग, और उस देश का कोई एक राज्य है, कोई एक क्षेत्र मात्र भी है तो उसमें भी मौसमी दशा का अंतर पाया जाता है। लेकिन जो इनका निर्धारण किया जाता है ये एक सामान्य वृहद स्तर पर लिया जाता है। तो जो सामान्यतया वृहद स्तर पर अध्ययन के लिए आवश्यक है वह जो आइडियल स्टेज है वो ऋतुओं की यही है, यानी कि दिसंबर से फरवरी तक शीत ऋतु, मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु और जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु आप लोग समझ ही रहे होंगे, बारिश का मौसम जो होता है। और फिर अक्टूबर से नवंबर शरद ऋतु। शरद ऋतु में क्या होता है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक सामान्य मौसम होता है। सामान्य मौसम होता है, ना अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक ठंडी होती है, ये सामान्य मौसम होता है। तो हमने एक जलवायु के विषय में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात कर लिया है, अब इसको हम विस्तृत रूप में जानते हैं। तो अब हम ऋतुओं को उनके विस्तृत रूप में उनको जान लेते हैं। कैसे? सबसे पहले अब हम जान लेते हैं शीत ऋतु को, ग्रीष्म ऋतु को, वर्षा ऋतु एवं शरद ऋतु। इतना जानने के बाद हम थोड़ा चर्चा परिचर्चा में मानसून को भी और जानेंगे, लेकिन उसे हम थोड़ा अभी आगे जानते हैं। तो पहले जानते हैं शीत ऋतु में सूर्य की किरणें, क्या सूर्य की किरणें भारतीय भूभाग पर तिरछी पड़ती हैं, जिससे यहाँ ठंड पड़ती है। दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ती है। अब अगर हमने इसको रेड में लिखा है तो इसका कुछ कारण होगा, यानी कि अगर भारतीय क्षेत्र ऐसा ही है, मतलब कि एक तरह से है, तो हमारे मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि भारत का जो दक्षिणी भाग है वहां पर ठंडी में ठंड कम लेकिन उत्तरी भारत में ठंडी अधिक क्यों है? तो उसका एक कारण है, इसको हमने पिछली कक्षा में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रखा है। तो चलिए चलते चलते थोड़ा सा इसको हम समझा देते हैं। आपको पता है कि हमारी पृथ्वी का आकार जियोड यानी कि पृथ्व्याकार है, और सूर्य का जो प्रकाश आता है यानी कि सन रेज जो आती हैं, मान लीजिए ये सन है, सन से आने वाली किरणें ये हैं, सन से आने वाली किरणें ये हैं, और भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है। और हमारी पृथ्वी का आकार जियोड होने के कारण ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो यहाँ पर जो प्रकाश आएगा सबसे पहले कहाँ पर पहुँचेगा? भूमध्य रेखा पर पड़ेगा। उसके बाद इसके प्रकाश के पहुँचने की दर और दूरी बढ़ती जाएगी, क्योंकि पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड है, तो सबसे पहले धूप यहाँ पड़ेगी यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है। और हमारे पृथ्वी की अवस्थिति कितने है वो हमने अभी पिछली कक्षा में बात किया, 8 डिग्री 4 मिनट पर है। ठीक है, यानी कि हम भूमध्य रेखा के काफी निकट अवस्थित हैं। कितने निकट अवस्थित हैं तो थोड़ा चित्र के माध्यम से उसको हम देख लेते हैं। आप लोग ये समझिए कि बस ये भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार से है, चित्र पर मत जाइए, अवस्थिति को समझना आवश्यक है यहाँ पर। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ 0 डिग्री है और इसके ऊपर ये है, ठीक है, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट पर अवस्थिति है। और इसी बीच में हमने यह भी बात कर रखा है कि भारत के लगभग मध्य से कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी लगभग भारत के मध्य से होकर जाती है। कहाँ से? लगभग मध्य से होकर जाती है। कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा जिसे हम कहते हैं, यह भी भारत से होकर जा रही है। तो चूंकि जो भारत का दक्षिणी भाग है भूमध्य रेखा के निकट है, और भूमध्य रेखा पर यानी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर जो है सूर्य की प्राप्ति सर्वाधिक हो रही है। तो जब सर्वाधिक हो रही है तो उसके आसपास के क्षेत्र में भी तापमान अधिक होगा। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है
वहां पर जो तापमान होगा वो अपेक्षाकृत यानी कि कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप में, यानी कि तुलना करके आप समझ लीजिए, उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में कम होगा, क्योंकि वह भूमध्य रेखा के निकट है। और उत्तर भारत जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि उत्तर भारत किसमें है, शीतोष्ण कटिबंध में है। हमने अक्षांश एवं देशांतर वाले में बात कर रखा है उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंधों एवं ध्रुवीय क्षेत्रों के बारे में। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि भारत में उष्ण कटिबंध एवं शीतोष्ण कटिबंध दोनों का विस्तार पाया जाता है। तो उत्तरी क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार होने के कारण यहाँ पर ठंडी अधिक पड़ती है, एवं जो दक्षिण भारत की तुलना, दक्षिण भारत है यहाँ पर ठंडी उत्तर भारत की अपेक्षा कम पड़ती है। तो इसको हमने जान लिया। तिरछी पड़ती है, क्यों पड़ती है? क्योंकि पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोड आकार है, यानी कि पृथव्य आकार है। तो हम इसको समझ चुके हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है कि इस ऋतु में, किसमें, शीत ऋतु में, इस ऋतु में किसान रबी की फसलों की बुआई करते हैं। अब रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? जैसे गेहूं, चना, मटर, आलू, जौ इत्यादि की जो फसलों को उपजाया जाता है, जो इनकी बुआई की जाती है, ये रबी की फसल कहलाती हैं। और ये कब की जाती हैं? शीत ऋतु में की जाती हैं। अब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है लोगों के बीच में, या फिर लोगों के बीच में क्या कहिए, हम जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ते हैं, तो कहते हैं, लोग कहते हैं भैया क्या दिक्कत है कि मतलब कभी रबी खरीफ जायद है तो जायद रबी खरीफ मतलब मिल जाता है कि शीत ऋतु में कभी पता लगा खरीफ को लिख दिया और उसमें सब आगे पीछे हो जाता है। तो आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को समझिए। शीत ऋतु, शीत यानी कि ठंडी पड़ रही है, ठंडी पड़ रही है यानी कि धूप जो है वो कम आ रही है, यानी सूर्य की प्राप्ति कम हो रही है। और रबी, आप रबी कह रहे हैं, रबी यानी सूर्य की फसलें। आप मतलब एक तरह से कॉन्सेप्ट समझिए, रबी का अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है, और ये क्या कह रहा है, रबी की फसलें। तो जैसे ही आ जाए कि रबी की फसलें, मतलब रबी यानी कि सूर्य अब्सेंट है, यानी कि सूर्य की उपस्थिति नहीं है, होती है लेकिन शीत ऋतु में कम है। तो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। तो आप जैसे ही शीत ऋतु आएगा, शीत ऋतु यानी सूर्य की प्राप्ति कम हो रही है, यानी कि रबी की फसल है। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे। ठीक है, ये एक टिप्स एंड ट्रिक हो गई। दूसरी चीज पर चलते हैं, वो है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें भारतीय भूभाग पर सीधी पड़ती हैं। उत्तर के मैदान में दिन के समय गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं, जिसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं। इस ऋतु में किसान जायद की फसलों की बुआई करते हैं। अब जायद की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? जैसे लौकी है, मूंग, तरबूज, खरबूज, खीरा, यानी कि जो सब्जियों का होता है, मौसमी सब्जी जिन्हें हम कहते हैं, मौसम के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में ये सब्जियों को उपजाया जाता है। अब भारतीय भूभाग पर सीधी पड़ती है, यानी कि जो, अगर इस क्लास को मैं सीधी बात में एक शब्द में कहूं, अगर इस क्लास को एक बार में आप समझना चाहते हैं तो आपको अक्षांश एवं देशांतर वाली क्लास जरूर देखनी चाहिए, जरूर से जरूर। ठीक है, तब आप इसको और अच्छे से ज़्यादा समझ पाएंगे। ठीक, हमने इतना जान लिया ग्रीष्म ऋतु के बारे में। अब हम जानते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद जस्ट इसी टॉपिक के बाद हम इसको और विस्तृत तरीके से समझेंगे कि किस प्रकार से भारत में मानसूनी वर्षा का विस्तार पाया जाता है, किस प्रकार से मानसूनी पवनों का आगमन, निर्गमन मतलब उनका लौटना किस प्रकार से होता है, इसको हम समझेंगे। तो पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्टुअल टाक इसमें कर लेते हैं। वो है कि वर्षा ऋतु में हवाएं बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर चलती हैं। तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में भी और सारी क्लासेस में लगभग हर क्लास में ये बात कर रखा है कि हमारा जो भारत है, ठीक है, भारत है, उसके पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर अरब सागर स्थित है। तो अरब सागर से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं, मतलब जो हवाओं का प्रवाह है बंगाल की खाड़ी से ऐसे प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है, और अरब सागर से हवाएं ऐसे प्रवाहित हो रही हैं। और यहाँ पर 0 डिग्री रेखा है, ठीक है, क्या है, 0 डिग्री रेखा है, तो ये इधर से प्रवाहित हो रही हैं। अभी इसको हम थोड़ा और जानेंगे आगे। तो ये अपने साथ क्या लाती हैं, नमी लेकर आती हैं। जैसे आप ये समझिए कि ये जब हवाएं बहती हैं तो किसी स्थलीय क्षेत्र पर भी होकर गुजरती होंगी, लेकिन बीच में समुद्र स्थित है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, वहां से वाष्प बनने के साथ साथ क्या है, हवाएं नमी को सोखती हैं और उसके साथ जब वो स्थलों पर जाती हैं, और यहाँ पर आपको मैंने पिछली क्लास में बताया, इस प्रकार से कुछ हिमालय का विस्तार है और कुछ कई सारी प्रमुख
पहाड़ हैं लेकिन छोटे हैं, लेकिन भारत में प्रमुख रूप से वर्षा करने का कारण हिमालय पर्वत ही है। वहां से टकराकर ये हवाएं जब इस तरफ से आती हैं तो भारतीय क्षेत्र में वर्षा करती हैं पहाड़ों से टकराकर। ठीक है, ये हमने जान लिया। और क्या है, एवं पहाड़ों से टकराकर वर्षा करती हैं, वही बात जो हमने अभी बताई। इस ऋतु में किसान क्या करते हैं, खरीफ की फसल, कौन सी फसल, खरीफ की फसलों की बुआई करते हैं। अब खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं, इसमें धान, बाजरा, मक्का, गन्ना, सोयाबीन, कपास, तिल, ज्वार, जूट आदि आते हैं। मौसम यानी कि ऋतुओं के अनुसार फसलों के उत्पादन को परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए ऋतुओं के अनुसार आपसे मान लीजिए डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि रबी की फसलों की बुआई करते हैं, ये नहीं पूछेगा। मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि गेहूं किस फसल, कौन सी फसल है, रबी है, खरीफ है, जायद है, अगर इन तीनों में से कोई एक है तो वह किस ऋतु से संबंधित है। तो आपको पहले यह भी बताना पड़ेगा कि अगर गेहूं है तो वो रबी की फसल से संबंधित है और रबी की फसल शीत ऋतु से संबंधित है। इस प्रकार से प्रश्नों को उलझाकर दिया जाता है, तो ये भी हमने जान लिया। अब आता है शरद ऋतु। शरद ऋतु में जैसे हमने अभी बात की कि अक्टूबर नवंबर वाला समय होता है। अब मैंने पहले भी बात कर रखा है कि अक्टूबर नवंबर का जो फेज होता है ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, यानी कि एक संक्रमण क्षेत्र होता है कि हम लोग ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु से होते हुए हम लोग ठंडी की ओर यानी शीत ऋतु की ओर बढ़ रहे होते हैं। यानी एक तरफ से बरसात खत्म हो रही है और दूसरी तरफ ठंडी शुरू हो रही है, तो उनका जो ट्रांजिशन पीरियड है, यानी कि इस समय ना अधिक ठंडी होती है ना अधिक गर्मी होती है, ये एक सामान्य मौसम का ऋतु होता है, तो इसे शरद ऋतु कहते हैं। शरद ऋतु में कई सारे आप लोग देखते होंगे मेला भी लगते हैं कि शरद ऋतु में, क्योंकि ना अधिक ठंडी है ना गर्मी है, तो लोग इसमें फैशन भी खूब ज़्यादा करते हैं। हर प्रकार के वस्त्र एंड कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, वो आप हमसे बेहतर जानते होंगे। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट भूल रहे हैं, मैं भी बताना भूल गया कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, जिससे भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। अब आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि शरद ऋतु है तो शरद ऋतु में तो मानसून लौट जाते हैं, तो कैसे वर्षा हो रही। अभी हम बात करते हैं, तो आइए बात कर ही लेते हैं कि कैसे वर्षा इन क्षेत्रों में मानसून आगमन पर होती है और कैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जब मानसून लौट रहा होता है तब वर्षा होती है। तो आइए जानते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा कि अब हम मानसूनी पवनों तथा मानसून के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर से हवाएं उठकर भारत के मुख्य भूमि क्षेत्र में वर्षा करती हैं। तो आइए जानते हैं। ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तन करने वाली हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं। जी हाँ, बहुत ध्यान से देखिएगा कि ऋतुओं के अनुसार, किसके अनुसार, ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तन करने वाली हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं। अब ऋतुओं का परिवर्तन किन आधार पर होता है, तो ऋतुओं का परिवर्तन पृथ्वी की घूर्णिक गति के कारण होता है, लेकिन उसके साथ साथ सूर्य तप की प्राप्ति जिस प्रकार से प्राप्त होती है उसी प्रकार से होता है। अगर हम लोग सामान्य भाषा में ये समझना चाहें चित्र के माध्यम से, तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, अभी हम थोड़ी देर पहले इसको चर्चा कर चुके हैं और जानते हैं। हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा है। क्या है, भूमध्य रेखा है। लेकिन जब पृथ्वी की घूर्णिक गति होती है तो क्या होता है, कभी सूर्य की कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है, कभी मकर रेखा पर पड़ता है, और भूमध्य रेखा पर होने के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक प्राप्त होता है। तो जब इसके क्षेत्र में प्राप्त होता है तो भारत की अवस्थिति भी तो इसके काफी निकट में स्थित है। तो इस प्रकार से जो मानसूनी पवनों का प्रवाह है वो भी होता है। अब मानसूनी पवनें ही इस प्रकार से क्यों प्रवाहित होती हैं, हमने कहा कि भारत भूमध्य रेखा के निकट अवस्थित है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर स्थित है। इसी प्रकार से इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तो जब भूमध्य रेखा के निकट में हम हैं तो सूर्य तप की प्राप्ति यहाँ सर्वाधिक हो रही है। सूर्य तप की प्राप्ति सर्वाधिक हो रही है तो यहाँ पर जो जलीय क्षेत्र है, क्या, जो जलीय क्षेत्र है उनका क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। क्या, उसमें हीट बढ़ रही है, यानी तापमान बढ़ रहा है। और आप लोग देखते होंगे घर में जब आप लोग पानी को उबालते होंगे तो जब बहुत ज़्यादा पानी गर्म हो जाता है तो वो क्या होता है, वाष्प के रूप में ऊपर उठने लगता है। इसी प्रकार से यहाँ का तापमान बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि यहाँ पर जो जल का तापमान होता है
जो जल का तापमान होता है वो ऊपर उठने लगता है वाष्प के रूप में। और ये हमारा क्या है, स्थल भाग है, ये हमारा स्थल भाग है और ये जलीय भाग है। तो जो जलीय भाग का तापमान है वो स्थल भाग से अधिक हो जाता है। किससे? स्थल भाग से जलीय भाग का तापमान अधिक हो जाता है। तो हमने क्या कहा, हवाओं का प्रवाह सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होता है। अब उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब क्या है? उच्च वायुदाब यानी कि ऐसी वायु जिसका दबाव अधिक होता है, निम्न वायुदाब अर्थात जिसका दाब कम होता है। तो जब यहाँ पर नम हवाएं वाष्प के साथ ऊपर उठती हैं तो उनमें भार होता है, उनमें वेट होता है। आप एकदम देसी अंदाज में समझिए कि अगर आपका हाथ भीगा हुआ है, ठीक है, आप अपना हाथ भिगो लीजिए, उसके बाद किसी को एक झापड़ चपाट से मारिए, उसके गाल पे इतना ज़्यादा तेल लगेगा क्योंकि आपके हाथ में क्या है, जल की बूंदें हैं, यानी आपके हाथ का भार बढ़ चुका है। तो आप जब किसी के गाल पर मारेंगे तो उसके गाल पर वो ज़्यादा तेजी से चपकेगा, लेकिन आप सूखे हाथ से मारेंगे तो उतना नहीं चपकेगा। उसी प्रकार से जो यहाँ से जल उठा है वो ज़्यादा हीट है, उसमें वेट है, और यहाँ स्थल पर तो कोई जल है नहीं, तो यहाँ की हवा इसकी अपेक्षा हल्की है। तो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर बन गया हाई प्रेशर यानी कि उच्च वायुदाब, और स्थलीय भागों पर बन गया लो प्रेशर यानी कि निम्न वायुदाब। तो इस प्रकार से ये बंगाल की खाड़ी से हवाएं कहाँ प्रवाहित होती हैं? स्थल की ओर प्रवाहित हो रही हैं। कहाँ पर? स्थल की ओर प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये स्थल की ओर प्रवाहित हो रही हैं। उसी प्रकार यहाँ अरब सागर में, ये भी तो भूमध्य सागर के इसी क्षेत्र में है, सूर्य तप प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर से हवाएं भी यहाँ जाती हैं। ठीक है, यहाँ से भी हवाएं जाती हैं। तो इतना हम लोगों ने जान लिया कि किस प्रकार से मानसूनी हवा प्रवाहित होते हुए स्थलीय भाग में जाती हैं। और चूंकि जो भारत का ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से हिमालय की अवस्थिति है, तो यहाँ से ये जाती हैं, टकरा कर फिर इधर वर्षा करती हैं। ठीक, ये हो गया। और दूसरा टॉपिक क्या है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, कौन? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण भारत की जलवायु मानसूनी हवाओं से अधिक प्रभावित होती है, इसलिए भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। हमने इसकी चर्चा कर ही ली कि जैसे मान लीजिए ये 23.5 डिग्री रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर जा रही है अवश्य, लेकिन जो भारत का अधिकतम भाग, ये कह लीजिए कि जो 23.5 डिग्री कहा गया है, ये अपने आप में एक आइडियल स्टेज है। क्या? एक आदर्श स्थिति मान ली गई है कि इसके बाद शीतोष्ण कटिबंध है, लेकिन वहाँ की क्षेत्रीय स्थिति भी तो उसे प्रभावित करती है। तो क्षेत्रीय स्थिति के अनुसार यहाँ पर उष्ण कटिबंध का ही प्रभाव अधिक होता है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का प्रभाव अधिक होने के कारण ये हवाएं इधर बढ़ती हैं, ये अपने साथ नमी ले जाती हैं, नमी के साथ यहाँ स्थलीय भागों में ये क्या करती हैं? वर्षा करती हैं। ठीक है, अब ये आता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ये जो मानसून शब्द आपका है, ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। किससे? अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। क्या चीज? मौसम। मौसम बन जाता है ना, चाहे वो इंसान हो और चाहे जिस चीज का हो। ठीक है, अब हम आगे जानते हैं कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा भारत के मेघालय राज्य के मासिनराम में होती है। कहाँ पर? मेघालय राज्य के मासिनराम, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतना बड़ा क्षेत्र है, यहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा क्यों हो रही है? तो ये जो हिमालय की स्थिति है ना, इसको थोड़ा हम और ठीक कर लेते हैं और आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, जैसे ये हिमालय है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इसी प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से हिमालय की अवस्थिति है यहाँ पर। तो यहाँ से जब बंगाल की खाड़ी से हवाएं इधर भी उठती हैं और इधर भी जाती हैं, तो जब ये हवाएं जाती हैं उठकर, तो ये हवाएं इधर उठकर गई, लेकिन ये देखिए कैसा त्रिकोण टाइप का तिकोना स्थिति बन रहा है, उसके कारण ये हवा यहाँ गई, यहाँ से टकरा कर यहाँ पर है। अब यहाँ पर आप बस इतना जानकारी के लिए जानिए कि यहाँ पर गारो, खासी, जांतिया, कौन कौन? गारो, खासी, जांतिया। फिर से मेरे साथ एक बार, गारो, खासी, जांतिया, 3 पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, 3 पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर मासिनराम है, यहाँ पर चेरापूंजी है। इसीलिए आप लोग कभी कभी देखते होंगे फैक्टुअल डेटा में चेंज होता रहता है प्रतिवर्ष, कि कभी मासिनराम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है और कभी चेरापूंजी होता है। इस समय मासिनराम है, तो वो ये गारो, खासी, जांतिया वाले क्षेत्र में मासिनराम की अवस्थिति है। तो यहाँ से टकरा कर ये वर्षा करते रहते हैं, वर्षा करते रहते हैं लगातार। तो ये उसकी स्थिति हो गई। ठीक है, कहाँ? मासिनराम में होती है।
समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली मानसूनी हवाओं को, कहां से? समुद्र से, यानी बंगाल की खाड़ी, ये सब क्या है? समुद्र वाले क्षेत्र हैं। समुद्र से स्थल की ओर जो ये हवाएं चल रही हैं, इनको क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून कहा जाता है। दक्षिण पश्चिमी क्यों? हमें पता है कि ये साउथ है, ये हमारा नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब वो क्या कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून, बंगाल की खाड़ी जो हवा उठ रही है वो कैसे उठ रही है? आप लोग देख रहे हैं ना, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से जा रही है, ये तो कहाँ है? दक्षिण से लमसम उठ रहा है और कहाँ तक आ रहा है? पश्चिम वाले क्षेत्र में आ रहा है, तो इसलिए इसे दक्षिण पश्चिम कहा गया। इसे ग्रीष्मकालीन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि जो मानसूनी पवने हैं ये 6 माह स्थल से समुद्र की ओर एवं अन्य 6 माह समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं। स्थल से समुद्र, समुद्र से स्थल, तो जब ये समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं तो वो ग्रीष्मकालीन मानसून होता है। लेकिन जब वही हवाएं, कौन सी? स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली मानसूनी हवाओं को उत्तर पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? शीतकालीन। अब ये सब बढ़िया पानी वानी, जैसे क्या होता है कि जब जेब में पैसा वैसा बहुत ज़्यादा रहता है तो हम लोग मार्केट में क्या जाते हैं? मार्केट यहाँ पर है, हम यहाँ अपने होम पर हैं, घर पर हैं, यहाँ पर बढ़िया होम, जेब में पैसा वैसा अच्छे से भर के आराम से निकले यहाँ पर, ये बढ़िया बंगाल की खाड़ी से उठे, अरब सागर से हम लोग उठे, और मान लीजिए बंगाल की खाड़ी से आप जा रहे हैं, उधर से आपके दोस्त अरब सागर से आ रहे हैं पैसा वैसा लेके, और ये मार्केट है, गए बढ़िया पार्टी खाना पीना सब कुछ सब किया। अब भैया हो गई जेब खाली, तो कहाँ आएंगे? जेब तो खाली हो गई ना, अब चुप्पे कहाँ आएंगे? घर को लौट के तो आना पड़ेगा। तो वही हाल यहाँ पर है, बढ़िया झोला वोला में भर के लोग पानी वानी ले गए, खूब बरसाए, और पानी वानी बरसा के जब ये लोग जाएंगे तो फिर क्या करते हैं? ये इधर से गए, पहाड़ों से टकराए, बारिश करके चुपचाप उसी रास्ते से लौट आते हैं, यानी गए इधर से ऐसे, यानी कि दक्षिण पश्चिम से गए और फिर ये इधर से होते हुए बड़े प्रेम से उत्तर पूरब की ओर ऐसे निकल जाते हैं। ये लोग ये चुपचाप उस तरफ से लौट जाते हैं। तो ये क्या हो गया? शीतकालीन मानसून हो गया। शीतकालीन मानसून में क्या होता है कि ये जो हवाएं हैं ये स्थल से समुद्र की ओर, यानी स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। ठीक है, तो हमने मानसूनी पवनों के बारे में ये जान लिया है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, कहाँ पर? ये जो भारत का क्षेत्र है, मुझे लगता है यहाँ पर बहुत हच पच हो चुका है पहले से, तो समझ लीजिए शब्दों में कि ये क्या है? ईस्ट है उत्तर, और ये नॉर्थ है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी ये मेघालय वाले क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से ये जल लेकर जब चलते हैं अरब सागर से, तो ये तटों पर सर्वाधिक वर्षा करते हैं। तथा एक चीज ये जानिए कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून उत्तर के मध्य भाग में अधिक वर्षा करता है, और ये अरब सागर से उठने वाला मानसून तटों पर अधिक वर्षा करता है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं बादलों में नमी कम होती जाती है। अब ये अरब सागर इधर से उठ रहे हैं, बंगाल की खाड़ी इधर से उठती है, तो बंगाल की खाड़ी से जो हवा उठी यहाँ वर्षा करेगा, यहाँ वर्षा करेगा, यहाँ ये राजस्थान तक पहुँचते पहुँचते एकदम खाली हो जाते हैं। खाली होने के कारण यहाँ पर वर्षा हो नहीं पाती। अरब सागर से भी जो वायु उठती है वो इधर से उठ के चली जाती है, ऐसे गई इधर से ऐसे निकल आती है ये, तो राजस्थान वाला क्षेत्र एकदम सेपरेट किनारे छूट जाता है, इसलिए वो मरुस्थल में भी परिवर्तित हो चुका है। तो हमने इसको जान लिया मानसून के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा वनस्पति एवं वन्य प्राणियों के बारे में। तो जैसा कि हमने कहा कि अब हम लोग वनस्पतियों एवं वन्य प्राणी के बारे में जानते हैं। मुख्यतः इस चैप्टर में हमने मानसून के विषय में जाना है। यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त रूप में, आप कह लीजिए बहुत ही एकदम उस टॉपिक को इंट्रो के फॉर्म में, मतलब इंट्रोडक्शन के रूप में थोड़ा सा टच किया गया है इस टॉपिक में, वनस्पति एवं वन्य प्राणियों को तो थोड़ा है, तो उसी फॉर्म में जान लेते हैं। जैसे जैसे क्लास का स्तर बढ़ेगा उसको हम समझते हुए बढ़ते चलेंगे। तो जो वनस्पति मनुष्य की सहायता के बिना उगती है, किसके? मनुष्य की सहायता के बिना उगती है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जलवायु की विभिन्नता के कारण, हमने अभी पहले ही बात की कि भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। क्षेत्रीय विस्तार भी अधिक है, क्षेत्रीय विभिन्नता भी है, तो क्षेत्रीय विभिन्नता है तो जलवायु में भी विभिन्नता होगी।
के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब यहाँ पर एक जान लीजिए सिर्फ इंट्रो के फॉर्म में कि भारत में मुख्यतः 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनका विस्तृत रूप का अध्ययन हम अगली कक्षाओं में करेंगे, मतलब जब क्लास का लेवल बढ़ेगा, जिस जगह पर यह टॉपिक मेंशन होगा उस जगह पर हम इसको आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहे होंगे। तो पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी सदाबहार वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी पतझड़ वन, ट्रॉपिकल डेजर्ट सर्ब्स यानी मरुस्थलीय झाड़ियां, माउंटेन फॉरेस्ट यानी पर्वतीय वन, और टाइडल और मैनग्रूव फॉरेस्ट ज्वारीय या दलदलीय वन। सदाबहार वन जहां पर सदैव वर्षा होती है, लमसम 200 सेंटीमीटर के आसपास, जैसे भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, असम मेघालय वाले जो क्षेत्र हैं, चेरापूंजी, यहाँ पर होते हैं सदाबहार वन। पतझड़ वन भारत के अधिकतर क्षेत्रों में इन्हीं वनों का विस्तार पाया जाता है। हम लोग भी जो क्षेत्र में होंगे अधिकतर देखते होंगे नीम, आम, बरगद, पीपल ये सब होते हैं, ये सब पतझड़ के वन हो गए। मरुस्थलीय झाड़ियाँ उधर भारत के महामरुस्थलीय क्षेत्र में है, कैक्टस हो गया, नागफनी हो गए, इनका सबका हो गया। आता है माउंटेन फॉरेस्ट पर्वतीय वन, हिमालय का पर्वत वाला क्षेत्र ही है, शिवालिक और हिमाचल श्रेणी के आसपास पर्वतीय वन। और इधर दक्षिण भारत में भी जो महेंद्रगिरी पर्वत है, उधर क्या कहते हैं राजमहल की पहाड़ियां हैं, यानी कि जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर इन वनों को प्राप्त किया जाता है। टाइडल और मैनग्रूव फॉरेस्ट यानी ज्वारीय या दलदलीय वन, ये कहाँ पर, ये सुंदरवन में पाए जाते हैं। भारत को जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है वहां पर इन वनों का विस्तार पाया जाता है। तो हमने एज अ इंट्रो पार्ट में इसको जान लिया है। जिन जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पतियों का विस्तार पाया जाता है उन्हीं से जुड़े हुए जीवों का विस्तार भी पाया जाता है, क्योंकि प्रकृति, वनस्पति एवं जीव एक दूसरे से बहुत ही बेहतर तरीके से जुड़े हुए हैं। अगर इनमें से एक की भी अनुपस्थिति होती है तो हमारे जीवन पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है और यह जीवों पर भी प्रभाव डालता है। वन्य प्राणी अर्थात वनों आदि क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों को वन्य प्राणी कहते हैं। ठीक है, उसमें फिर चाहे बाघ, शेर, चीता, मोर, बंदर, हाथी, गेंडा, गधा, छोटे से लेकर बड़ा जो भी हो सकता है वे सभी इसके अंतर्गत वन्य प्राणी के अंतर्गत आते हैं। जैसे बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक कॉन्सेप्चुअल टॉक था, थोड़ा सा था। अब हम अपने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की ओर चलते हैं। जैसा कि अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि हम अपने वीडियो के हर एक मिनट में आपको वैल्यू प्रोवाइड करने का पूरा कोशिश करते हैं, इसीलिए इस वीडियो के लास्ट में या हर वीडियो के लास्ट में हम आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी देते हैं। तो आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट की सीरीज में वर्षा का मापन वर्षा मापी द्वारा सेंटीमीटर एवं इंच में करते हैं। ठीक, उत्तर भारत में अधिक ठंड का कारण क्या, उत्तर भारत में अधिक ठंड का कारण हिमालय से निकटता एवं समुद्र से दूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत के उत्तरी भाग में हिमालय ना होता तो क्या होता? अगर भारत के हिमालय यानी कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में अगर हिमालय ना होता तो जो ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाएं हैं वह भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाती और भारत जैसा कि आज खुशहाल दिख रहा है यह एक शीत मरुस्थल में परिवर्तित हो जाता। क्या? शीत मरुस्थल के रूप में। इसलिए हिमालय हमारे लिए वरदान स्वरूप है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? वह क्षेत्र जहां शिकार और चराई पूर्णतया बंद यानी कि पूर्णतया वहां पर बंद होती है, वहां पर किया ही नहीं जाता है। ठीक है, वो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं। वन्य अभ्यारण्य क्या होते हैं? वह क्षेत्र जहां अनुमति के आधार पर नियंत्रित चराई की जा सकती है वह वन्य अभ्यारण्य कहलाता है। पक्षी विहार वह स्थान जहां पक्षी स्वतंत्र रूप से अपने भोज्य पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं वह पक्षी विहार कहलाता है। और अब तक का सबसे तगड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो शेर हैं वो सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस चैप्टर से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।